बेटा, तो चलो अपन बात करते हैं आज सेल थ्योरी की। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे एक ना एक क्वेश्चन आ जाता है। सेल थ्योरी दो साइंटिस्ट ने दी थी, श्लेडिन और श्वान ने। ठीक है। एनसीईआरटी उसके बारे में क्या लिखते हैं, पढ़ें। इन 1838 मैथियस श्लेडिन अ जर्मन बॉटनिस्ट एग्जामिन्ड अ लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स। ठीक है, 1838 के अंदर श्लेडिन जो कि एक जर्मन बॉटनिस्ट थे, उन्होंने बहुत सारे प्लांट्स को ऑब्जर्व किया। उन्होंने देखा कि ऑल प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल्स, कि सारे प्लांट्स बहुत अलग अलग तरह के सेल से मिलकर बने होते हैं और यही सेल्स आपस में जुड़ करके टिश्यूज का फॉर्मेशन बनाते हैं। मतलब कि प्लांट्स के अंदर डिफरेंट प्लांट्स के अंदर डिफरेंट सेल्स होती हैं और यही सेल्स एग्रीगेट इकट्ठा होकर के टिश्यूज का फॉर्मेशन करती हैं। अब देखो आगे लिखती है, एट अबाउट द सेम टाइम, मतलब उसी के आसपास, उसी समय के आसपास एक और दूसरे साइंटिस्ट थे जिनका नाम था श्वान। थियोडोर श्वान उनका पूरा नाम था। श्वान 1839, जो कि एक जोलॉजिस्ट थे। बेटा यहाँ पर ब्रिटिश लिखा है, एक्चुअली में जर्मन जोलॉजिस्ट थे। एनसीईआरटी ने इस साल करेक्शन दिया है। तो जर्मन zoologist थे, studied different type of animal cells and reported that the cells had a thin outer layer which is today known as the plasma membrane। उन्होंने बहुत सारी एनिमल सेल्स को ऑब्जर्व किया और उन्होंने पाया कि एनिमल सेल के चारों तरफ एक बिल्कुल पतली सी मेम्ब्रेन होती है, जिसे आज अपन प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। आज अपन इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन, है ना, ये कहते हैं। अच्छा, उन्होंने तो बस इतना बताया था कि चारों तरफ एक थिन मेम्ब्रेन होती है। ठीक है। He also concluded, based on his study on the plant tissues, that presence of cell wall is a unique character of the plant cells। अच्छा, उन्होंने एनिमल्स के साथ साथ प्लांट्स के ऊपर भी, प्लांट सेल्स को भी ऑब्जर्व किया। उन्होंने देखा कि प्लांट सेल्स के अंदर सेल मेम्ब्रेन के चारों तरफ एक एक्स्ट्रा लेयर होती है, जिसे आज अपन सेल वॉल के नाम से जानते हैं। और ये जो सेल वॉल है, ये यूनिक कैरेक्टर है प्लांट सेल, यूनिक कैरेक्टर है प्लांट का। यूनिक का मतलब ऐसा कैरेक्टर जो सिर्फ प्लांट सेल के अंदर मिलता है, एनिमल सेल के अंदर नहीं मिलता। अब देखो क्वेश्चन ये आ जाता है, सेल वॉल का होना यूनिक कैरेक्टर है प्लांट सेल्स के लिए, किसने बोला, श्लेडिन या श्वान? आंसर जाएगा श्वान। ये मत सोच लेना कि सेल वॉल है तो प्लांट का कैरेक्टर है, मतलब किसी बॉटनिस्ट ने बताया होगा, नहीं, ये श्वान ने बताया था, जो कि एक जूलॉजिस्ट थे। ठीक है। अब आगे, ऑन द बेसिस of this, Schwann proposed the hypothesis that the bodies of animals and plants are composed of cells and products of cells। अच्छा, इस हाइपोथेसिस के बेसिस पे उन्होंने क्या कहा श्वान ने, कि एनिमल्स और प्लांट्स की जो बॉडीज होती हैं वो सेल्स और सेल के प्रोडक्ट से मिलकर बनी होती हैं। अच्छा, अब बात आती है बेटे, ये जो सेल के प्रोडक्ट हैं ये क्या है? तो सेल का प्रोडक्ट मतलब सेल क्या चीजें बनाती है। बच्चों को लगता है प्रोडक्ट सेल का टिश्यू है, नहीं, सेल का प्रोडक्ट टिश्यू नहीं है। टिश्यू तो सेल्स के ऑर्गेनाइजेशन से बनता है। सेल के प्रोडक्ट मतलब सेल के अंदर क्या बन रहा है। आप ऐसे इमेजिन करो, एक फैक्ट्री है, उस फैक्ट्री के अंदर जो चीज प्रोड्यूस हो रही है वो उसका प्रोडक्ट हुआ ना। उसी तरह से अगर सेल एक फैक्ट्री है तो सेल के अंदर जो चीजें प्रोड्यूस हो रही है वो उसका प्रोडक्ट हुआ। जैसे कि हमें पता है राइबोसोम्स के ऊपर प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है, तो प्रोटीन सेल का प्रोडक्ट हो गया। सेल के अंदर फैट लिपिड बनता है ना, ये सेल का प्रोडक्ट हो गया। जो कार्बोहाइड्रेट है ये सेल का प्रोडक्ट हो गया। तो लिपिड, फैट, कार्बोहाइड्रेट, ये सारे के सारे प्रोडक्ट्स हैं। तो सेल, तो कोई भी प्लांट और एनिमल सेल और उसके प्रोडक्ट का मिलकर बना होता है, प्रोडक्ट से मिलकर बना होता है। ठीक है। आगे है, श्लेडिन एंड श्वान टुगेदर फॉर्मुलेटेड द सेल थ्योरी। दिस थ्योरी हाउएवर डिड नॉट एक्सप्लेन एज टू हाउ न्यू सेल्स वर फॉर्म्ड। अब देखो, इन दोनों ने साथ में मिलकर सेल थ्योरी दी थी। साथ में जब इन्होंने सेल थ्योरी दी ना, तो इन्होंने स्टेटमेंट थोड़ा सा चेंज कर दिया। इन्होंने कहा कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड द प्रोडक्ट ऑफ सेल्स। देखो, ये ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट्स ऑफ सेल्स, इन्होंने ये स्टेटमेंट दिया। हालांकि अपनी सेल थ्योरी में ये एक चीज नहीं बता पाए कि हाउ न्यू सेल्स वर फॉर्म, कि नए सेल्स का फॉर्मेशन कैसे होता है। भाई लोगों ने पूछा, साइंटिस्ट लोगों ने, भाई कि बताओ, चलो मान गए आपकी बात कि सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल से बन, सेल और सेल के प्रोडक्ट से मिलकर बने। तो ये जो सेल है ये कैसे बना, और नया जो सेल बन रहा है वो कैसे बना? इसका आंसर उनके पास नहीं था, उन्हें नहीं पता। तो इसको सबसे पहले एक्सप्लेन किया था रुडोल्फ विर्चो ने 1855 के अंदर। फर्स्ट एक्सप्लेन दैट सेल डिवाइडेड एंड न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला। उन्होंने कहा कि नए सेल्स पुराने सेल के डिवीजन से बनते हैं, और इसको टर्मिनोलॉजी में अपन बोलते हैं ओमनिस सेल्यूला न्यू ई सेल्यूला, मतलब न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम द डिवीजन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग सेल। जैसे कि मान लो ये एक सेल है, तो ये सेल कैसे बना होगा, इससे पहले कोई सेल रहा होगा जिसने डिवीजन किया, एक से दो सेल बने और इस तरह से नए सेल का फॉर्मेशन हो गया। समझ गए? तो न्यू सेल अराइज फ्रॉम द डिवीजन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग सेल। ठीक, इस तरह से नए सेल की फॉर्मेशन होती है। ही मॉडिफाइड द हाइपोथेसिस ऑफ श्लेडिन एंड श्वान टू गिव द सेल थ्योरी ए फाइनल शेप। सेल थ्योरी एज अंडरस्टैंड टुडे इज। अब उन्होंने, रुडोल्फ विर्चो ने सेल थ्योरी को मॉडिफाई किया और फिर आज हम सेल थ्योरी ऐसे पढ़ते हैं। पहला पॉइंट तो वही था, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल एंड प्रोडक्ट्स ऑफ सेल्स, और दूसरा पॉइंट जुड़ गया, ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स।
तो अब देखो सवाल कैसे बनते हैं बेटा, सवाल ये बनते हैं, हु मॉडिफाइड द सेल थ्योरी, किसने मॉडिफाई किया, आपके रूडोल्फ विर्चाउ ने। हु हु गेव द स्टेटमेंट ओमनी सेलुलर ई सेलुलर, रूडोल्फ विर्चाउ। ठीक है, तो ये चीजें आपको याद रखनी है। क्लियर है, तो ये आपकी हो गई सेल थ्योरी कंप्लीट। अच्छा, एक चीज और है, बच्चों के दिमाग में कई बार ये सवाल आ जाता है कि अगर नए सेल पुराने सेल के डिवीजन से बने हैं तो पहला सेल कैसे बना होगा, जो फर्स्ट फॉर्म सेल है, भाई सबसे पहले भी तो कोई ना कोई सेल बनी होगी। तो उसका आंसर होता है डिनोवो। डिनोवो मतलब कि अपने आप लोग केमिकल इवोल्यूशन के बारे में पढ़ते हैं ना, तो वहां पर आप चीजें पढ़ेंगे कि फर्स्ट सेल डिनोवो बनी थी अपने आप। चलो, तो ये तो हो गया सेल थ्योरी की बात। अब आगे बात करते हैं अपन एन ओवरव्यू ऑफ द सेल। You have earlier observed that in an onion peel and or human cheek cells under the microscope. Let us recollect their structure. The onion cell, which is typically a plant cell, has a distinct cell wall as its outer boundary, and just within it is the cell membrane. भाई आपने अनियन पील और ह्यूमन चीक सेल्स में से ह्यूमन चीक सेल को माइक्रोस्कोप में देखा होगा। जब अनियन पील को अपन देखते हैं ना, मतलब कि प्याज के अंदर जो छिलका होता है अंदर की तरफ, उसको जब देखते हैं तो उसके अंदर सेल मेम्ब्रेन के चारों तरफ एक डिस्टिंक्ट सेल वॉल होती है, एक बाउंड्री होती है। ठीक है, द सेल ऑफ द ह्यूमन चीक, जबकि ह्यूमन चीक के अंदर आउटर मेम्ब्रेन एज द डिलिमिटिंग स्ट्रक्चर ऑफ द सेल। आउटर मेम्ब्रेन जो सेल मेम्ब्रेन है वही डिलिमिटिंग स्ट्रक्चर होता है। डिलिमिटिंग स्ट्रक्चर मतलब बाउंड्री डिसाइड करने वाला स्ट्रक्चर, लिमिट करने वाला स्ट्रक्चर। जैसे अगर मैं बात करूँ प्लांट सेल है बेटा, प्लांट सेल के अंदर सेल मेम्ब्रेन के चारों तरफ सेल वॉल भी है, तो जो बाउंड्री डिसाइड कर रहा है वो कौन कर रहा है, सेल वॉल। तो इसका डिलिमिटिंग स्ट्रक्चर तो सेल वॉल हुआ। जबकि अगर मैं एनिमल सेल की बात करूँ तो एनिमल सेल में तो सिर्फ और सिर्फ सेल मेम्ब्रेन ही है, तो उसकी डिलिमिटिंग स्ट्रक्चर सेल मेम्ब्रेन होती है। Inside each cell is a dense membrane bound structure called the nucleus. अंदर की तरफ न्यूक्लियस होता है। This nucleus contain the chromosome which in turn contain the genetic material, DNA। देखो, सेल के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम है, और उस क्रोमोसोम के अंदर अल्टीमेटली डीएनए है। और ये जो डीएनए है, इसी डीएनए को हम बोलते हैं जेनेटिक मटेरियल, मतलब कि इंफॉर्मेशन सारी इसी डीएनए के पास है। ठीक है, सेल्स दैट हैव द मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियाई आर कॉल्ड यूकैरियोटिक्स, while cells that lack a membrane bound nucleus are called prokaryotic। जिन सेल्स के अंदर न्यूक्लियस के चारों तरफ मेम्ब्रेन होती है उन्हें अपन यूकैरियोटिक, और जिनमें नहीं होती उन्हें प्रोकैरियोटिक सेल बोलते हैं। देखो, वर्ड से समझ में आ जाता है। जब मैं बोलता हूँ यूकैरियोटिक, यू का मतलब होता है ट्रू। ट्रू क्या चीज है, कैरियोटिक का मतलब होता है न्यूक्लियस, तो ट्रू न्यूक्लियस। ट्रू न्यूक्लियस मतलब वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, ऐसा न्यूक्लियस जिसके चारों तरफ एक बाउंड्री प्रेजेंट हो। तो ये तो हो गया यूकैरियोटिक सेल। जबकि प्रोकैरियोटिक सेल की बात करें, प्रोकैरियोटिक, प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव या फिर अर्ली, और कैरियोटिक का मतलब वही न्यूक्लियस। तो जिसका न्यूक्लियस प्रिमिटिव हो, अर्ली हो, वेल डिफाइंड ना हो, वेल डेवलप ना हो, न्यूक्लियस के चारों तरफ मेम्ब्रेन प्रेजेंट ना हो, उसे बोलेंगे अपन प्रोकैरियोटिक सेल। तो सबसे मेजर डिफरेंस यही हो गया यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक के बीच में। अब आगे, in both prokaryotic and eukaryotic cell, a semi-fluid matrix called cytoplasm occupy the volume of the cell। चाहे प्रोकैरियोटिक सेल हो चाहे यूकैरियोटिक सेल हो, दोनों के अंदर क्या होता है, एक सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स। अच्छा, सेमी फ्लूइड का मतलब पता है क्या होता है, जब हम बोलते हैं सेमी फ्लूइड, देखो कहाँ गया, ये रहा। सेमी फ्लूइड का मतलब होता है ना कंप्लीटली सॉलिड ना कंप्लीटली लिक्विड, मतलब इसमें सॉलिड कंपोनेंट भी है और लिक्विड कंपोनेंट भी है। आगे पढ़ेंगे कि दो कंपोनेंट होते हैं। ठीक है, साइटोप्लाज्म के अंदर द साइटोप्लाज्म इज द मेन द साइटोप्लाज्म इज द मेन अरीना ऑफ सेल्यूलर एक्टिविटीज। अरीना का मतलब एरिया ऑफ सेल्यूलर एक्टिविटीज इन बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल। एनिमल और प्लांट सेल दोनों के अंदर मेन एक्टिविटी सारी साइटोप्लाज्म में होती है। वेरियस केमिकल रिएक्शंस अकर इन इट टू कीप द सेल इन द लिविंग स्टेट। बहुत सारी केमिकल रिएक्शन चल रही होती है, बहुत सारी मेटाबॉलिक रिएक्शन चल रही होती है। देखो होता क्या है, देखो ये मैंने सेल बनाई, ठीक है, मान लो ये एक प्लांट सेल है, तो सबसे बाहर की तरफ सेल वॉल हो गई, अंदर की तरफ ये मैंने सेल मेम्ब्रेन बना दी, फिर ये बना दिया मैंने न्यूक्लियस मान लो, ठीक है, और ये हो गया आपका साइटोप्लाज्म। तो ये जो साइटोप्लाज्म है ना, सारी केमिकल रिएक्शन, सारी मेटाबॉलिक रिएक्शंस यहीं पे चल रही हैं। मतलब डाइजेशन की रिएक्शन यहाँ पे हो रही है ना, डिफरेंट टाइप ऑफ रिएक्शंस हो रही हैं, मेटाबॉलिक रिएक्शंस, एनर्जी का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। तो ये सारी रिएक्शंस यहीं पे हो रही होती हैं, और यही रिएक्शंस सेल को लिविंग रखती हैं, मेटाबॉलिज्म चलाती हैं। आगे क्या है, beside the nucleus, the eukaryotic cell have other membrane-bound distinct structures called organelles like the endoplasmic reticulum, Golgi complex, lysosome, mitochondria, microbodies and vacuoles। हाँ, न्यूक्लियस के अलावा ये सारे मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, ठीक है।
द प्रोकैरियोटिक सेल लैक सच मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स, प्रोकैरियोटिक सेल में ये नहीं होते हैं, ठीक। राइबोसोम्स आर नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स फाउंड इन ऑल सेल्स, यूकैरियोटिक एज वेल एज प्रोकैरियोटिक। Within the cell, ribosomes are found not only in the cytoplasm but also with two organelles, chloroplast in plants and mitochondria and on rough endoplasmic reticulum। अब देखो राइबोसोम की बात करो तो राइबोसोम नॉन मेम्ब्रेनस होते हैं, मेम्ब्रेन नहीं होती चारों तरफ, ये प्रोकैरियोट और यूकैरियोट दोनों के अंदर कॉमनली प्रेजेंट होते हैं, ठीक। राइबोसोम कहाँ कहाँ मिलते हैं इसकी बात अगर अपन करें तो सेल के अंदर राइबोसोम दो फॉर्म में मिलते हैं, या तो एसोसिएटेड होते हैं या फिर फ्री फॉर्म में मिलते हैं। देखो अगर मैं बात करूं, पहले चलो मैं बात करता हूँ यूकैरियोटिक सेल की बेटा। तो यूकैरियोटिक सेल के अंदर राइबोसोम वही या तो फ्री फॉर्म में होंगे या फिर एसोसिएटेड होंगे, जुड़े हुए होंगे, ठीक है। फ्री फॉर्म में तो होते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर, और एसोसिएटेड मतलब जुड़े हुए किसके साथ होते हैं, ये या तो जुड़े होते हैं, एक मिनट, या तो ये जुड़े होते हैं ईआर के ऊपर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और ये प्रेजेंट होते हैं या फिर न्यूक्लियस के ऊपर एसोसिएटेड, ठीक है। इसके साथ साथ यूकैरियोटिक सेल के अंदर ये प्लास्टिड के अंदर, क्लोरोप्लास्ट के अंदर और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी मिलते हैं, क्लियर है। प्लास्टिड और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर बेटा 70 टाइप ऑफ राइबोसोम्स मिलते हैं, ठीक। जबकि ईआर और न्यूक्लियस के अंदर 80 टाइप ऑफ राइबोसोम मिलते हैं, ठीक है। प्रोकैरियोटिक सेल की बात करें तो प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर साइटोप्लाज्म के अंदर भी मिलते हैं। इसके साथ साथ जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है ना, सेल मेम्ब्रेन की इनर सरफेस से भी जुड़े रहते हैं, तो सेल मेम्ब्रेन के साथ एसोसिएटेड भी रहते हैं। प्रोकैरियोट के अंदर 70 टाइप ऑफ राइबोसोम ही मिलते हैं, यूकैरियोटिक में दोनों मिलते हैं, 70 भी मिलता है और 80 भी मिलता है, ठीक है। अब देखो एनिमल सेल्स कंटेन अनदर नॉन मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनेल कॉल्ड सेंट्रियोल व्हिच हेल्प इन सेल डिवीजन, जो सेल डिवीजन में हेल्प करता है, सेंट्रियोल जो सिर्फ एनिमल सेल के अंदर मिलता है। अब इसके आगे वाला जो पार्ट है वो अपन